दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। लेकिन क्या हो अगर 25 साल पहले जो परिवार टूटकर बिखर गया था वो 2029 के महासंग्राम से पहले फिर से एक हो जाए। जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र की ध्रुव कही जाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाए तो क्या होगा। ये कोई हवाई बातें नहीं है दोस्तों। हाल ही में एनसीपी के युवा नेता रोहित पवार ने एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। खबरें आ रही है कि आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां जो कभी कांग्रेस से ही टूटकर बनी थी वो आपस में अपनी मदर पार्टी यानी कांग्रेस में विलय पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी कांग्रेस से ही लड़कर बंगाल की शेरनी बनी थी और जो शरद पवार सोनिया गांधी का विरोध करके ही अलग हुए थे, वो आज वापस उसी छतरी के नीचे आना क्यों चाहते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम डिकोड करेंगे टीएमसी और एनसीपी के जन्म की असली कहानी, पिछले 35 सालों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की घर वापसी का चौंकाने वाला इतिहास और इस ग्रैंड मर्जर के पीछे का वो मास्टर प्लान जो दिल्ली की सत्ता का गणित हमेशा के लिए बदल सकता है। इस संभावित मर्जर के पीछे की मजबूरी समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने को 25 साल पीछे पलटना होगा। ये वो दौर था जब कांग्रेस टूट रही थी। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। 90 के दशक में पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का खौफनाक राज था। उस वक्त युवा और आक्रामक ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता हुआ करती थी। ममता लेफ्ट के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती थी, लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेस के शीर्ष नेता लेफ्ट के साथ नरमी बरत रहे थे। इसी से खफा होकर ममता बनर्जी ने बगावत कर दी। 1 जनवरी 1998 ये वही ऐतिहासिक दिन था जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। ममता ने जो रिस्क लिया वो इतिहास बन गया। उन्होंने वामपंथियों के 34 साल के किले को ढहा दिया और बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन गई। लेकिन 1998 के बाद कांग्रेस को अगला सबसे बड़ा झटका लगा 1999 में, और इस बार वह जननीतियां नहीं बल्कि सोनिया गांधी थी। 1999 में कांग्रेस के भीतर विदेशी मूल के मुद्दे पर क्या हुआ था और कैसे शरद पवार ने एक नई पार्टी खड़ी कर दी, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको राजनीतिक इतिहास और उसके अंदर की ये बारीक चालें समझना पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन करने की असली ताकत देता है दोस्तों। तो चलिए वापस चलते हैं 1999 के उस हाई वोल्टेज ड्रामे पर। मई 1999 में जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की बात उठ रही थी तो कांग्रेस के 3 कद्दावर नेता शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका तर्क था कि भारत का प्रधानमंत्री कोई विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं हो सकता। इस बगावत के कारण इन तीनों नेताओं को 20 मई 1999 को कांग्रेस से निकाल दिया गया और इसके ठीक 20 दिन बाद 10 जून 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। विडंबना देखिए कि जिस सोनिया गांधी के विरोध में एनसीपी बनी थी उसी साल महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए एनसीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। राजनीति में सच में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है दोस्तों। आज जब रोहित पवार कांग्रेस में विलय का संकेत दे रहे हैं तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये असंभव है, लेकिन कांग्रेस के पिछले 35 साल के इतिहास को देखें तो पार्टी से बगावत करके जाना और फिर वापस लौट के आना कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा रहा है। इसे हम पॉलिटिकल घर वापसी कह सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि पिछले 3 दशकों में किन दिग्गजों ने कांग्रेस छोड़ी और फिर वापस भी आए। पहला नाम पी चिदम्बरम। 1996 में नरसिम्हा राव से मतभेदों के चलते चिदम्बरम ने कांग्रेस छोड़ दी थी और तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी, लेकिन 2001 में उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व में घर वापसी कर ली। दूसरा नाम माधवराव सिंधिया। 1996 में हवाला डायरी कांड में नाम आने पर जब टिकट कटा तो सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बना ली थी, लेकिन 1998 में वो वापस कांग्रेस में आ गए। तीसरा नाम अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी। 1995 में उन्होंने बगावत करके अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस बना ली थी, लेकिन
1997-98 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनते ही ये दोनों दिग्गज वापस अपनी मूल पार्टी में लौट आए थे। और ये ट्रेंड सिर्फ पुराने दौर तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में 2024 में हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 साल बीजेपी में गुजारने के बाद वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। उन्होंने इसे वैचारिक घर वापसी का नाम दिया था। राजस्थान में भी संदीप शर्मा, बलराम यादव जैसे कई नेताओं ने अभी कुछ महीने पहले ही वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस का एक अलिखित नियम है, जो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसे बागी नहीं कहते। तो अगर कल को शरद पवार का पूरा कुनबा या ममता बनर्जी का कैडर वापस कांग्रेस में मर्ज हो जाता है तो इतिहास के पन्नों में ये कोई पहली घटना नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शरद पवार और ममता बनर्जी इतने सालों से अपनी अलग अलग पार्टियां चला रहे थे तो अचानक आज कांग्रेस में विलय होने की बात क्यों तेज हो गई है? इस ग्रैंड मर्जर के पीछे 3 बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल और इलेक्टोरल कारण है। पहला कारण, एनसीपी का अस्तित्व संकट। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ चले गए थे। चुनाव आयोग ने असली एनसीपी का नाम और घड़ी का चिन्ह अजित पवार को दे दिया था। आज शरद पवार की पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार है और निशान तुतारी है। रोहित पवार का इशारा साफ है, अलग पार्टी बनाकर अस्तित्व बचाने से बेहतर है कि कांग्रेस जैसे बड़े बैनर के नीचे आकर एक राष्ट्रीय ताकत बने। दूसरा कारण, बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर और 1-to-1 फाइट का फॉर्मूला। विपक्ष यानी इंडिया अलायंस ये समझ चुका है कि जब तक बीजेपी के खिलाफ 3 या 4 पार्टियां अलग अलग लड़ेगी तब तक एंटी बीजेपी वोट बढ़ता रहेगा। कांग्रेस का थिंक टैंक चाहता है कि क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी पार्टियां बंद करके सीधे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े ताकि पूरे देश में बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी टक्कर हो सके। और तीसरा कारण, ममता बनर्जी का राष्ट्रीय विजन। ममता बनर्जी हाल ही में बंगाल में चुनाव हार गई है, लेकिन वो जानती है कि सिर्फ बंगाल की सीटों से वो कभी दिल्ली के तक नहीं पहुंच सकती। उन्हें एक नेशनल कैनवस चाहिए। अगर टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो ममता बनर्जी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरे या अध्यक्ष पद की एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभर सकती है। दोस्तों, राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो जाता है तो ये भारतीय राजनीति के पूरे लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। जरा लोकसभा सीटों के गणित को समझिए। महाराष्ट्र की 48 और पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, कुल मिलाकर 90 सीटें होती है। अगर इन 90 सीटों पर विपक्ष का कोई वोट न बटे और हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी के लिए इन राज्यों में क्लीन स्वीप करना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। ये विलय सिर्फ सीटों का नहीं होगा, ये संसाधनों, कार्यकर्ताओं और कैडर का विलय होगा। कांग्रेस जो पिछले 10 सालों से एक मजबूत संगठन की कमी से जूझ रही है, उसे शरद पवार जैसे चाणक्य का दिमाग और ममता बनर्जी जैसे स्ट्रीट फाइटर का जज्बा एक ही मंच पर मिल जाएगा। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है। जो कांग्रेस आज से 3 दशक पहले अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के कारण टूट गई थी, आज वही कांग्रेस सर्वाइवल यानी अस्तित्व बचाने की इस लड़ाई में फिर से एक हो रही है। राजनीति में पार्टियां सिर्फ नाम से नहीं, विचारधारा और वक्त की जरूरत से बनती है। अगर रोहित पवार का यह संकेत सच साबित होता है तो 2029 का लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं होगा, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा महाभारत होगा। अब मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता अपना खुद का 25 साल पुराना ब्रांड खत्म करके कांग्रेस के झंडे के नीचे आने को तैयार होंगे, या सिर्फ ये एक राजनीतिक अफवाह है? आपका नजरिया, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।